हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है आपकी जो भारतीय संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है, साथ ही जो संशोधन हुए हैं यानी कि जो अमेंडमेंट हुए हैं, उन आर्टिकल में या अमेंडमेंट द्वारा जो है किसी आर्टिकल को जोड़ा गया है, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके अक्सर देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन आपका गारंटी में रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। वीडियो काफी लंबी है, समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के। जब अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान जो है कितने समय में बना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे, और साथ ही में 26 जनवरी 1950 को आपका जो है संविधान लागू होता है। संविधान लागू होता है कितने बजे होता है? 10:18 पे AM में, यानी कि सुबह के समय जो है आपका भारतीय संविधान लागू होता है। 284 सदस्यों ने इस पे जो है हस्ताक्षर किए थे। वापस आते अपने टॉपिक पे। 395 आर्टिकल थे, अब आर्टिकल काफी बढ़ गए हैं, अब इसको आप छोड़ दीजिए। अभी हम बात करेंगे अनुच्छेद आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पहला ही आप आर्टिकल लीजिए। पहले आर्टिकल में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। उसके बाद जो आर्टिकल आपका दूसरा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे में क्या कहा गया है कि सीमा, नए राज्यों के निर्माण और उनकी सीमाओं में जो परिवर्तन होगा उसका जो अधिकार किसे है? ये सिर्फ आपके संसद को है। इसके अलावा आर्टिकल थर्ड में आपको ये क्यों बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड आर्टिकल जो आपका थर्ड आर्टिकल, ये दोनों आपके सेम सेम देखने को लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि सेकंड में क्या क्या है? नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को इसको अधिकार दिया गया है। लेकिन जो तीसरा आर्टिकल है, तीसरे आर्टिकल में क्या है कि किसी भी जो है राज्य के नाम, उसके नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में जो परिवर्तन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? इसमें सीमाओं का जो परिवर्तन किया जाएगा, किसी का जो है नाम चेंज किया जाएगा, किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में? ही आर्टिकल आपका जो है थर्ड है। इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन या नए राज्यों का गठन जो किया जाएगा आर्टिकल थर्ड के अकॉर्डिंग। अब जो है आर्टिकल सेकंड क्या है? फिर सेकंड में तो सिर्फ संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद जो है ये कर सकती है। तो इसमें सिर्फ अधिकार दिया गया है, लिखा इसमें भी सेम है, नए राज्यों का निर्माण और जो है नए राज्यों को मिलाना, सम्मिलित करना, ये संसद को अधिकार दिया गया आर्टिकल 2 के अंडर। लेकिन जो परिवर्तन किया जाएगा आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद 5 से 11 की अगर हम बात करें तो नागरिकता संबंधी अधिकार है, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली है, प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना हुआ पॉलिटी का, उसमें आप देख लेना। उसमें 5 से 11 के अंदर जो यानी कि भाग 2 की हम बात करें, भाग 2 में जितने आर्टिकल है उन सभी को मैंने वहां डिटेल में बताया है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आपके आर्टिकल आ जाते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, हम बात करें 12 से लेकर आपके जो है 36 तक आप रखो इसको, तो ये आपके 12 से लेकर 35 तक होते हैं। 36 से तो आपका राज्य के नीति निर्देशक जितने भी ये आर्टिकल है 12 से लेकर आपके 35 तक, ये आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। उंगलियों पे कौन कौन से आपने याद करने? जो 14 की बात करें तो कानून की जो है कानून की समानता की बात की गई है। 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। 16 में अवसरों की समानता की बात की है, यानी कि किसी भी नौकरी के लिए आपको जो अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 17 की बात अस्पृश्यता का अंत बताती है। 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। इसके अलावा 19 की बात करें तो 19 में वाक और आपकी जो है स्वतंत्रता की बात की गई, बोलने का अधिकार जिसको आप कह सकते हैं। 19 में आगे 6 तरह की स्वतंत्रता है, वो आपने खुद जो है पढ़ लेनी है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं आगे आपको बात करूंगा कि जो आर्टिकल आपने नहीं पढ़े उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आपको मैं बता रहा हूं कि आपने ये आर्टिकल पढ़ने हैं। तो आपने कितने हैं? जो मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं उन सभी को आपने पढ़ना। आर्टिकल 14 से आपने स्टार्ट करना है और आपके 32 तक। तो ये 19 तक आपको मैंने ऐसे ही बता दिया। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। 20 की बात करें, 21 की बात करें, 21A की बात करें, 21A इंपॉर्टेंट है। 21A मैं आपको बता देता हूँ। 21A जो ये है आपका, ये किससे संबंधित है? आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 21A हो गया आपका। इसके अलावा आपका जो आर्टिकल 45 है, इसके अलावा 51A, ये तीनों जो है एक तरह से किसी ना किसी तरह से जुड़े हैं। किस तरह से जुड़े हैं ये आपको मैं साथ साथ अभी बता देता हूँ। 21A की अगर हम बात करें तो 21A क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? राज्य को जो है कंपल्सरी है उनको जो है शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क तौर पे जो उनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये किस संशोधन
के अंतर्गत जो 21A जोड़ा गया तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जो आर्टिकल अगर 45 देखिए आर्टिकल 21 देखिए तो इसको कहाँ जोड़ा गया है, 12 से 35 की अगर हम बात करें तो ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया है। 21A अलग से इसको जो है दिया गया है, इसमें मौलिक अधिकार ये किया गया है कि मौलिक अधिकार होगा प्रत्येक जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए राज्य की ओर से, ये उसका मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जिसको हम राइट टू एजुकेशन भी आप बोल सकते हैं। राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा तो ये वही है। 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। अब अगर हम बात करें 45 क्या है, 45 क्या है, तो 45 क्या है, तो 45 में भी पहले क्या था, 45 पहले तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं आपको बताया था 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, उसके बाद 36 से अगर हम बात करें तो 51 तक, 36 से आपके जो है आर्टिकल यानी कि 36 से लेकर 51 तक आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए सबसे पहले ये बात समझ लें कि आपके मौलिक अधिकार क्या है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, जब आपका जो संविधान बना उस समय जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। एक जो अमेंडमेंट बना था, पहला जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 को, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार संबंधी था, ये आपने खुद से जाकर डिटेल में पढ़ना। अगर मैं सभी बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जितने जो आर्टिकल है वो सभी कवर करने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये आपने आर्टिकल 51 पढ़ लेना कि आप 1951 में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था जो कि मौलिक अधिकार संबंधी, इसको आप जाकर एक बार देख लेना। तो मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 तक किए गए, उस तरफ के 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें क्या किया गया, जब आपका संविधान लागू हुआ तो उसमें ये प्रावधान किए गए इस नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ऐसे जो है लक्ष्य रखे गए कि जब जो है हमारा जो भारत देश है जब ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जब वो जो है इन चीजों को कर सके, तो ऐसे जो है ये मान कीजिए कि लक्ष्य निर्धारित किए गए। यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक जितने भी आपकी जो है विषय है, उन सभी विषयों को ऐसा रखा गया कि भविष्य में हम इन विषयों को जो है अपनाएंगे, इन चीजों को अपनाएंगे। जिनमें से एक अगर आप बात करूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आर्टिकल 40 अगर हम देखें तो आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये आपका जो है नीति निर्देशक सिद्धांत था, और इसी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ, 73rd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1992, आपको मैंने ये पहले भी बताया है। और 74 जो अमेंडमेंट हुआ तो ये किसके अंतर्गत हुआ था, तो ये जो है आर्टिकल आपका जो 40 है इसके अंतर्गत किया गया था, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पहले कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो कैसे जो है एक ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि जब जो है भारत जो है इन चीजों को करने में जो है कैपेबल होगा, योग्य होगा, तो इन चीजों को जो है भविष्य में अपनाया जाएगा। तो इसको कहा गया आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये इतना सिंपल है, आपको इससे सिंपल और मैं कुछ नहीं बता सकता। तो ये आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल 40 का एग्जांपल दे दिया कि 73rd और 74th में जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट भी मैंने तभी लिखा है, आपके आर्टिकल और अमेंडमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल मैंने बता दिया, आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है आपके पंचायतों का और नगर पालिकाओं का जो है अस्तित्व में आया था आपका 73rd और 74 अमेंडमेंट। 73rd की अगर मैं बात करूँ, ये पंचायतों से संबंधित आपका संशोधन था, और अगर 74 की अगर मैं बात करूँ तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित आपका जो है आर्टिकल संशोधन था। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज मैं लिख कम रहा हूँ, कम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा है बताने के लिए, काफी चीजें जो है अभी छूट भी रही है बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। अभी जो वापस आ जाते हैं 36 से 51 की हम बात कर रहे थे, 36 से 51 अभी बात कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, आर्टिकल 45 से। तो इतना सारा है बताने के लिए कि सारा ये कंफ्यूजन। आर्टिकल 45 आपको मैं बता रहा था कि किस प्रकार जो इनका संबंध एक दूसरे से है, तो ये किस प्रकार है। तो आर्टिकल 45 में ये प्रावधान किया गया, क्योंकि एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भी और था भी, तो ये आपने ध्यान रखना। अब इसमें जो अमेंडमेंट कब किया गया आर्टिकल 45 में, ये किया गया आपका जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें जो प्रावधान किया गया था, पहले 45 की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपका संविधान लागू हुआ, कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के, जब तक संविधान लागू होगा प्रारंभ से 10 वर्ष तक, तो क्या किया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये इसका लक्ष्य था। लेकिन जो है ये निरंतर चलता रहा, और जब आपका 2002 में
एक 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जब आपका जो है जो राइट टू एजुकेशन है उसको जो एक आपका जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब जो क्योंकि यहाँ पे भी यही चीज़ थी और यहाँ पे 21 में भी यही चीज़ आपकी जो है ऐड की गई, मौलिक अधिकार के रूप में इसको जो है दे दिया गया, 21 अलग से आर्टिकल इसको बना दिया गया। अब जो है 45 का जो क्या काम रहा, इसमें भी तो यही बात कही गई थी। अब इसमें संशोधन किया गया और इसमें क्या लिखा गया कि 6 वर्ष से, अभी तक पहले क्या था ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अब इसमें लिखा गया कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 6 वर्ष से जो कम बालक है यानी कि बालक बालिकाएं जितने भी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। ये इसका जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको अंकित किया गया। तो आई होप आपको 45 और 21A आपको ये समझ आ गया होगा। अब 51 इसमें मैंने क्यों लिखा कि 51A का इसमें जो है क्या जो है इसका संबंध रहा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। अब देखिए जब 86वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको मौलिक अधिकार में लाया गया, मौलिक अधिकार लाया गया, उसमें जो है अब इसको जो है यहाँ भी चेंज कर दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अब यहाँ पे 6 वर्ष से कम बालकों की बात की गई कि उनको जो है अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, फ्री दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा, ये बात इसमें की गई। अब जो 51A मैंने इसमें क्यों लिया, 51A अगर आपको याद होगा तो मौलिक कर्तव्य की बात जब हम करते हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ है आपके, तो 51A में मौलिक कर्तव्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है इसमें क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों में क्या कहा गया, 51A में क्या कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 14 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे उनको जो है स्कूल भेजना किसका कर्तव्य है, आपके माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये 51A में इसमें ये कहा गया, मौलिक कर्तव्य में इसको भी जोड़ा गया। तो अब देखिए तो आप ये तीनों एक दूसरे से जो ये संबंधित है, शिक्षा की ही बात की गई है तीनों में, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम वापस आए तो वापस कहाँ से आएंगे, 12 से 35 तक की मैं बात कर रहा था, मैंने आर्टिकल आपको 21 बता रहा था, 21 के बाद हम ये काफी आगे चले गए बातों बातों में, उसके बाद वापस आएंगे 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट, 21A आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके 29-30 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको कंफ्यूजन होता रहता है मैक्सिमम। अगर आप आर्टिकल 29 देखिए और अगर आप आर्टिकल 46 लेते हैं तो दोनों ही आपके सेम देखने को मिलेंगे। अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकारों की इसमें दोनों में बात देखने को मिलती है और संस्थान की जो स्थापना संबंधी इसमें दोनों की बात देखने को मिलती है। अब देखिए आर्टिकल जो 46 है और आर्टिकल आपका जो है 29 है, ये दोनों सेम लगते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि क्या है। तो एक बार आप याद रखिए कि आर्टिकल 46 क्या है, ये एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत था और जो आर्टिकल 29 है ये आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे। तो इसको छोड़ देते हैं, 29 और 46 मैंने आपको बता दिया, दोनों देखने में सेम लगेंगे, पढ़ने में सेम लगेंगे, लेकिन फर्क क्या है, एक आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कि उस समय ये कहा गया था कि ऐसा प्रावधान किया जाएगा। 29 में जो है अधिकार दिया गया, ये मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों का, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 31 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल जो 31 है ये आपका जो निरस्त हो चुका है। निरस्त क्यों हो चुका है, संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था अब इसको जो कानून का अधिकार बनाया गया और किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 300A। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो किस में जोड़ा गया है, आर्टिकल 300A। अब इससे रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जो आर्टिकल 300A है यानी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार 300A आपका जो है कब इसको जो है शिफ्ट किया गया 300A में, और 31 है इसको कब निरस्त किया गया और इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब निरस्त करके इसको कानून का अधिकार बनाया गया। तो ये आपने कमेंट करना है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। 31 पे हम आगे 32 की हम बात करें। 32 जो है आपका इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको नहीं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है ये आपको मैं बता दूं, जो आपका 42वां संविधान शुद्धन हुआ था 1976 में, इसको मैं बताता हूँ आपको। वापिस आते हैं, पहले आर्टिकल 32 की हम बात करें। आर्टिकल जो 32 है वो क्या है आपका, आर्टिकल 32 आपको जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है यानी कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार रहे इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, आपका आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों की आपकी रक्षा करता है। और इसी आर्टिकल 32 को जो है क्या कहा गया था अंबेडकर द्वारा, संविधान का हृदय और आत्मा भी इसे कहा है। तो किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इस जो आर्टिकल 32 है इसे ही कहा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक भी इस आर्टिकल को कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 32 में जब हनन किया जाता है तो हनन के द्वारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय
में जो है जो व्यक्ति मौलिक अधिकार का जिसका हनन किया जा रहा है वो रिट दे सकता है। तो रिट जारी किसके अंतर्गत की जा सकती है, तो आर्टिकल जो 32 है सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अलावा राज्य की भी मैं बात करता हूँ, राज्य का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राज्य में जो आपके उच्च न्यायालयों में जो आपकी रिट जारी की जाती है तो आर्टिकल आपका जो है ये 226 है, इसको भी आप याद रखना। इसमें भी आपकी जो 5 तरह की रिटें होती है 32 में, यहाँ भी आपने ये भी याद रखना है, ये दोनों एक सी ही है। आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूँ तो 5 तरह की रिटें कौन कौन सी है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि जो आर्टिकल 32 है इसको अलग से डिटेल में पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आर्टिकल 32 में जो अगर मैं बात करूँ तो परमादेश हो गया, इसके अलावा आपका जो उत्प्रेषण हो गया, प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, ये जो है अधिकार परीक्षा आयोग हो गया, आयोग ये हो गए 5। तो इस तरह की जो 5 रिटें हैं ये 32 में आपकी जो अंकित की गई है, इसको एक बार आप जाकर देख लेना। डिटेल में देखेंगे किसी और वीडियो में, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आर्टिकल 32 पे अलग से वीडियो चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी तरह 226 आपका मैंने बता दिया, ये आपका उच्च न्यायालय से है, ये सर्वोच्च न्यायालय से आपका ये आर्टिकल 32 तक यहाँ तक हो गया। इसके अलावा 36 से 51 तक मैंने आपको बताया था कि आपके जो है 36 से 51 तक मूल आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग की बात की जाए तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, भाग 4 में आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं भाग 4 में। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो आपके भाग 4 क में आते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले 51 तक हम पहुंचे, तो 51 की अगर मैं बात करूं तो 51 आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित आपका जो है 51 है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करेंगे 51 है मौलिक कर्तव्य की आपके जो है अंकित किए गए हैं, ये आपने खुद से पढ़ लेना है, ये डिटेल में बताने की इसको जरूरत नहीं है। आई होप आपको सभी को पता होगा। अब इतने आर्टिकल आप छोड़ लीजिए, ये आपने खुद से पढ़ने। आगे के आर्टिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। आर्टिकल अगर आप देखें तो 61 अगर आप देखें, आर्टिकल अगर आप 61 देखें तो आपका जो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे, 72 की अगर मैं बात करूं, 72 जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति को जो अधिकार होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे दंडित किया गया हो या सजा सुनाई गई उसकी सजा को कम करने का, उसको जो है निलंबन करने का, इस तरह से जो 3-4 इसमें भी जो शक्तियां दी गई है। जब राष्ट्रपति की हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में तो उसमें हम इसको देखेंगे आर्टिकल 72 क्षमादान की यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास, इसको आपने याद रख लेना है। इसके अलावा आर्टिकल 80 की अगर हम बात करें, 81 की हम बात करें, इंपॉर्टेंट है दोनों। 80 की बात करें तो 80 आर्टिकल 80 है आपका किससे संबंधित है, संसद के जो राज्यसभा है, तो संसद के राज्यसभा से संबंधित है। और आपका जो 81 है ये आपका लोकसभा से संबंधित है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 80 है राज्यसभा, यानी कि जो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, इसका उल्लेख मिलता है आपके आर्टिकल 80 में। इसके अलावा आर्टिकल 81 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 81 में जो आपका संसद का निम्न सदन है जिसको लोकसभा कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 81 में। तो इतना आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके जो है आर्टिकल बच जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम सीधे चलेंगे आपके आर्टिकल अगर देखिए आप 108 पे अगर हम 108 में संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जो है ज्वाइंट सेशन होता है आपका, राज्यसभा और लोकसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन बुलाएगा राज्यसभा और लोकसभा का ऐसे मामले में जो कि मामला इंपॉर्टेंट है आपका और उसके ऊपर जो है सहमति जो है नहीं बन पा रही है दोनों सदनों में, यानी कि एक सदन से बिल पास हो रहा है दूसरे में वो रिजेक्ट हो रहा है, बार बार ऐसा ही हो रहा है, तो आपका क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। महत्वपूर्ण मामला है तो आपका याद रखना है। तो इसमें ज्वाइंट सेशन आपका बुलाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति जब ज्वाइंट सेशन बुलाएगा उसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करेगा ज्वाइंट सेशन की। ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम देखिए आर्टिकल 110 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल जो 110 है आपका ये किससे संबंधित है, धन विधेयक। तो धन विधेयक से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी तरह का एक आर्टिकल आपका 117 है, 117 आपका वित्त विधेयक से है, तो ये आपने ध्यान रखना है। धन विधेयक से कौन सा है आपका, तो धन विधेयक से आपका आर्टिकल 110 और 117 है आपका वित्त विधेयक से। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ये मैंने क्या कहा, आई होप आपको ये
समझ आ गया हो, नहीं आया एक बार बुक्स में जाकर देख लेना। जो सभी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। तो ये आपका जो है धन विधेयक 110 में कहा गया है, और 117 की अगर बात करूँ तो इसमें वित्त विधेयक का जो है प्रावधान किया गया है। अब 117 से पहले एक और आर्टिकल बीच में बच गया, ये दोनों एक साथ बताने जरूरी थे। अगर आप याद हो आपको 123 आर्टिकल 123, ये आपने ध्यान रखना। आर्टिकल 123 ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद जो है चल नहीं रहा हो, यानी कि संसद का जो सत्र जो विश्रांति काल में चल रहा हो, विश्रांति काल यानी कि अभी जो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसे में कोई ऐसा कानून जो कि इम्पोर्टेंट है और इस समय जो है उसकी जरूरत है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति 123 के अकॉर्डिंग, और उस कानून को जो है तत्काल लागू कर सकता है जब तक कि संसद द्वारा जो है संसद की द्वारा बैठक नहीं होती है। इसी तरह जिस तरह आपका जो है 123 में राष्ट्रपति कर सकता है संसद में अध्यादेश, उसी तरह राज्य में भी होता है। राज्य में इसको आप कैसे रखेंगे? अगर आप देखिए तो यहाँ पे है 1 2 3, अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 1 3। तो आर्टिकल जो 213 है वो राज्यपाल की शक्ति था। राज्यपाल भी जो अध्यादेश जारी कर सकता है जब आपका जो है विधानमंडल जो है भी नहीं चल रहा है। विधानमंडल में क्यों कह रहा हूँ? विधानमंडल में आपके दोनों सदन आएंगे, विधानसभा और आपका विधान परिषद। उसी तरह मैंने यहाँ संसद का, संसद में दोनों सदन आएंगे, लोकसभा और आपका राज्यसभा। तो ये आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, टेक्निकल वर्ड है, थोड़े से आपको ये पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग जो आपका राज्यपाल कर सकता है अध्यादेश जारी किसी भी जो कानून को तत्काल प्रभाव में लाने के लिए, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा आपको जो 226 मैंने आपको बता दिया, हाईकोर्ट की ये रिट है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करूं मैं आपको आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वित्त आयोग से 280 है, याद रखना। 110 है आपका धन विधेयक, 117 है वित्त विधेयक और 280 है आपका वित्त आयोग। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आर्टिकल 280 हो गया। इसके अलावा आपका जो है कौन कौन से आर्टिकल बच जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका? अगर 352 की बात करूं मैं, 352 हो गया। इसके अलावा 356 और 360। तो ये आपातकाल संबंधी जो है ये आर्टिकल आपके तीनों है आपातकाल के लिए। तो 3 तरह के आपातकाल आपके लग सकते हैं भारत में। तो ये तीनों तरह के आपातकाल इसको अलग वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 52, 56 और आपका 60, 56 है, आप इसको कुछ और मत लिख देना, सुन तो आप सकते हैं। तो ये आपका जो है आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका? ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण संबंधी जो होता है वो आपका 32 में आएगा, राष्ट्रीय आपातकाल इसको कहा जाता है। 36 की अगर मैं बात करूं, 36 में आपका जो आंतरिक गड़बड़ी संबंधी जो मामले होते हैं, इसमें जो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपका जो जम्मू कश्मीर में भी लगा था जब आपकी धारा 370 को सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा 360 जो ये वित्तीय संबंधी आकर यानी कि वित्त संबंधी आर्थिक जो कमी हो जाती है तब ये लगाया जाता है आर्टिकल 360, जो कि आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा धारा 370 इसके नियर बाय है। धारा 370 की मैं बात करूं तो ये आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित जो कि सस्पेंड कर दी गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 6 अगस्त 2019 को जो ये सस्पेंड की गई थी, इसके प्रावधान सभी जो है खत्म कर दिए गए थे। हालांकि एक तो इसमें जो है बचा हुआ, वो सिर्फ नाम मात्र का, बाकी इसमें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो मैक्सिमम प्रावधान आपकी इसमें इसको निरस्त कर दिया गया है। पूरी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इसके प्रावधान निरस्त कर दिए गए। इसके पीछे एक और आर्टिकल बच जाता है 368, ये आपने ध्यान रखना। 368 में आपका जो है संविधान में संशोधन संबंधी जो अधिकार जो दिया गया है, जो संविधान संशोधन जो आपका दिया गया है, ये आपका किस में है? तो ये आपका आर्टिकल 368 में है। तो ये इतना सा था आपका अनुच्छेद और संशोधन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। नहीं बताया मैंने आपको, कुछ मैंने बता दिए, कुछ आपको नहीं बताया, कुछ और बता देता हूँ जितने मुझे याद आ जाएंगे अभी। सबसे पहले जो है पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। फर्स्ट अमेंडमेंट आपका जो कब हुआ? 1951 में, इंपॉर्टेंट है, पहला है तभी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका नहीं होना था। इसके अलावा अगर आप बात करें 26वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? प्रीवी पर्स की जो समाप्ति कर दी थी। ये प्रीवी पर्स क्या थे? राजाओं को एक विशेषाधिकार दिए गए थे, यानी कि राजाओं को पहले जो है लालच दिया गया था कि वो भारत में जो है अपनी रियासत को जो है शामिल करे, बदले में उनको क्या है जो है उनको पेंशन दी जाएगी, भत्ते दिए जाएंगे, इस तरह का जो है लालच दिया गया था। लेकिन 26वें संविधान संशोधन द्वारा जो इसको जो है क्या बोलते आपका जो है खत्म कर दिया गया था। प्रीवी पर्स की समाप्ति 24वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा आपने कौन सा अमेंडमेंट याद रखना है? आपने रखना है डायरेक्ट, आप आ जाओ डायरेक्ट, कौन सा 73rd की बात कर रहे हैं हम, 74th की बात कर रहे हैं, आपका जो है 86 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कौन सा याद रखना है? 86 हो गया, और फिलहाल अभी आप इतने ही रख लीजिए, मुझे याद नहीं है। 73rd मैंने आपको बता दिया है, पंचायतों से संबंधित है।
1992 में हुआ था, ये आपने याद रखना। पंचायतों में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है विषय। इसके अलावा 74 नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित आपका 74 अमेंडमेंट है। कितने विषय जोड़े गए? 18 विषय जोड़े गए, इंपॉर्टेंट है। लागू कब से हुए थे? 73 और 74, ये 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था, लागू ये 1993 से हुए थे, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। जब संशोधन पूछा जाए कब हुआ, 1992 में, लागू कब से हुए तो 1993 से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 66वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका 2002 में हुआ था, जिसमें जो आपके 21A को जोड़ा गया था। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, तो ये 1976 को हुआ था, जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और सामाजिकता। इस तरह के 3 जो शब्द जोड़े गए थे 1976 में, ये जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था या आपका 1976। इसके अलावा 44 जो अमेंडमेंट हुआ था आपका, 44 अमेंडमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना। साथ ही जो ये आपने और याद रखना 42 यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। 44 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978। तो 44वां जो संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें जो डिटेल में जो बताने लायक था वो मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा थोड़ा कि कौन कौन से जो आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी जो है जितने अमेंडमेंट है इसमें जो जैसे बात की जाए राइट टू एजुकेशन क्या है, डिटेल में अलग वीडियो चाहिए होगी, बता देना। इसके अलावा 42 अमेंडमेंट 76 में क्या क्या जो है हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। 44 अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी कोशिश करूंगा 2-3-4 वीडियो की एक अलग से एक वीडियो बनाए। साथ ही जो आर्टिकल 32 मैंने आपको कहा है उसकी अलग से वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिएगा। साथ ही जो वीडियो आपको कैसी लगी, कितना आपने सीखा, हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी बोला हो, जल्दी क्यों बोला है, ताकि जो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। तो मेरा ये प्रयास आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है अपने दूसरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही जो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।